तो म्यूचुअल इंडक्शन की जब हम डेफिनेशन देंगे, क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर ये डेफिनेशन आती है, दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर एक ही जैसे आपको दे देंगे। जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देने के लिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कोड वर्ड रहेगा सर्किट वन। इसमें मेन करंट होगी जो सोर्स से ली जाएगी, मेन करंट होगी। और क्योंकि सर्किट वन को प्राइमरी सर्किट भी कहा जाता है, प्राइमरी सर्किट, तो हम इस मेन करंट को आईपी लिख लेंगे और कुछ बुक्स में I1 से लिखा जाएगा। ये आपको डेफिनेशन देने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और हम आईपी को बदलेंगे, आईपी को बदलेंगे, इसी आईपी से कैपिटल बी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जब आईपी बदलेगा तो कैपिटल बी भी बदलेगा। ठीक, हमारे पास में सर्किट 2 होगा, सर्किट 2, हम इसको सेकेंडरी सर्किट कहेंगे, सेकेंडरी सर्किट कहेंगे। और सर्किट 2 को ऐसे रखा जाएगा कि कैपिटल बी जो सर्किट 1 का है वो किससे लिंक हो जाएगा, सर्किट 2 से। तो भाई बी बदलेगा तो सर्किट 2 से लिंक होने वाला फ्लक्स भी बदलेगा, और जब फ्लक्स बदलेगा तो सर्किट 2 में क्या डेवलप हो जाएगी, इंड्यूस करेंगे। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन दे पाएंगे। तो हमने यहां पर एक सर्किट तैयार कर लिया, ये देखिए सर्किट 1 हो गया, क्योंकि सर्किट 1 में प्राइमरी करंट को बदलना है। ये मेन करंट है इसकी I1 लिखो या IP लिखो एज यू विश। ये सर्किट 1 है और इससे लिंक होने वाला फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड सर्किट 1 ने बना दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड सर्किट 1 से आ गया। डायरेक्शन आप जानते हो कैसे निकालनी है। अब हमने क्या किया कि जो कैपिटल बी सर्किट 1 से बनेगा वो सर्किट 2 से लिंक हो जाए। इसके लिए क्या किया, ये रहा सर्किट 2, और आपके अपने सिलेबस में सर्किट 1 और सर्किट 2 मिरर इमेज है। ये हमारे पास में आमीटर, अगर आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए चाहें एक बल्ब लगा सकते हैं। तो सर्किट 1 से जो बी बन रहा था वो किससे लिंक हो गया, सर्किट 2 से लिंक हो गया। यू गॉट इट। ये हमारा सर्किट 1 दैट इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी सर्किट, और ये आपका सर्किट 2 है, ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी सर्किट। तो म्यूचुअल इंडक्शन में जो इंड्यूस वाली करंट है वो सेकेंडरी सर्किट में होती है। तो जरा देखिए डेफिनेशन क्या है। व्हेन मेन करंट इन प्राइमरी सर्किट changes, देन थोड़ा सा डेफिनेशन को हम कंसाइज करते हैं। बहुत डिटेल में जाएं तो बता सकते हैं आप कि जब सर्किट 1 के मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलते हैं तो सर्किट 2 का भी मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाता है। लेकिन हमने और डेफिनेशन को कंसाइज कर लिया कि व्हेन मेन करंट इन प्राइमरी सर्किट चेंजेस, देन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with
secondary circuit also changes due to it induced current formed in secondary circuit, it is called mutual induction. अब बहुत सारी चीजें जो है आप अपने माइंड सेटअप पे रखते हैं, वहां पे जो लिखना है वो कंसाइज करके लिखना है। अब मेन करंट के चेंज होने से इसके फ्लक्स में क्यों चेंज होगा वो आप जानते हो, वो आपका टीचर भी जानता है कि I1 से मैग्नेटिक फील्ड बना, तो प्राइमरी सर्किट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने क्या लिख दिया V1, तो यहां पर V1 डेवलप हो गया, वही V1 इससे भी लिंक हो गया, और जब आपने V1 को चेंज किया तो उससे लिंक होने वाला फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब जरा ध्यान दीजिए और बात को समझिए, यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसका है, सेकेंडरी सर्किट का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी सर्किट का φ2 या फिर आप φs जो लिखना चाहें, ये प्रोपोर्शनल है किसके, करंट कौन सी, प्राइमरी वाली, यानी I1 या फिर क्या IP। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, चलो अब हम लोग अपना डिसीजन ले लेते हैं कि S लिखना है या 2 लिखना है। चलो हम 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वे में सेकेंडरी को सर्किट नंबर 2 और स्टैंडर्ड वे में आपका जो है प्राइमरी को स्टैंडर्ड में क्या कहते हैं, सर्किट नंबर 1। मैंने लिखा φ2 प्रोपोर्शनल I1। माइंड में फीड करने के लिए φ सेकेंडरी का प्रोपोर्शनल टू I किसका, प्राइमरी का, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल M, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी कांस्टेंट आएगा कैपिटल M, तो ये हो जाएगा I1। यहां पर जो कैपिटल M है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और कैपिटल M जब निकालोगे तो φ सेकेंडरी का I प्राइमरी का, तो वेबर अपॉन एम्पियर, यानी यूनिट कैसा आएगा, सेम आएगा, हेनरी, ठीक है ना। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जाता है या म्यूचुअल इंडक्शन पूछा जाता है तो इतना काम करेंगे, ठीक है। जैसे इस कैपिटल M को अगर हम चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने अपनी रेगुलर क्लासेस में लिखा होगा, यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पर 1, क्योंकि कैपिटल M म्यूचुअल इंडक्टेंस है किसका, सेकेंडरी का, रिलेटिव टू कौन है, 1। और आपके यहाँ पर जो सिचुएशन है प्राइमरी और सेकेंडरी की, जैसे ये दोनों सर्किट बनके तैयार है, ये और ये बनके तैयार है, जिस पर बैटरी लगा दी वो प्राइमरी बन जाएगा, जिस पर नहीं लगाई वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। और दोनों मिरर इमेज होते हैं, बिल्कुल हो बहु सेम टू सेम है। आप केवल पहचान पाते हैं जब जिसमें बैटरी लग गई है तो वो प्राइमरी है, जिसमें नहीं लगी वो कौन है, सेकेंडरी। जनरल वे में हम यहाँ पर M21 ना लिख करके क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से डेफिनेशन देकर बताएंगे। अब लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, जितने भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, ज्योमेट्री पर, शेप और साइज पे डिपेंड करते हैं और सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं। अब हमें कैपिटल M निकालना है, कैपिटल M निकालना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2023 में जो पेपर होगा यूपी बोर्ड्स का 1 मार्च को है, CBSE 6 मार्च को है, ISC भी 6 मार्च को है। आप देखेंगे कैपिटल M से रिलेटेड क्वेश्चन आना जरूर है। वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्शन भी और म्यूचुअल इंडक्शन भी, लेकिन अब दोनों में अगर इंपॉर्टेंट पूछे तो फिर म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम कैपिटल M निकालते हैं किसका, पहले सॉलिनॉइड का निकालते हैं। तो कैपिटल M निकलेगा सॉलिनॉइड का, ठीक। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है, देखिए की पॉइंट की बात बता दूं, की पॉइंट क्या है,
समझना पड़ेगा, रटना नहीं है। फाई सेकेंडरी का इज इक्वल टू कैपिटल एम आई प्राइमरी का। एक की पॉइंट आपका ये है, ठीक है। दूसरा की पॉइंट आपका ये है फाई सेकेंडरी का। आपने कॉन्फिडेंस से लिखा बी ए कॉस थीटा और साथ में लगाया एम, तो ये एम किसका है? सेकेंडरी का। अरे नंबर ऑफ टर्म किसके लेंगे? सेकेंडरी के। ए किसका है? सेकेंडरी का। लेकिन बी किसका है? प्राइमरी का। ये आपके की पॉइंट्स हैं। तो अगर हमें सॉलिनॉइड का कैपिटल एम निकालना है तो आप चाहें तो इस काम को बिना डायग्राम के भी बना सकते हैं, बिना डायग्राम के भी इसको कर सकते हैं। और अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने प्राइमरी वाला सॉलिनॉइड बनाया। ये देखिए प्राइमरी का सॉलिनॉइड, ये प्राइमरी का सॉलिनॉइड और इसमें मेन करंट आ रही है I1। प्राइमरी को सर्किट 1 कहते हैं इसलिए। और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट रखना पड़ता है कि जो B प्राइमरी का है वो किससे लिंक हो जाए? सेकेंडरी से भी लिंक हो जाए। तो ये मैंने बनाया सेकेंडरी वाला सॉलिनॉइड। ये देखिए, ये सेकेंडरी का सॉलिनॉइड, सेकेंडरी सॉलिनॉइड। सेकेंडरी में जो है कोई बैटरी वगैरह नहीं होती है। प्राइमरी वाली जो करंट है वो किसमें होती है? प्राइमरी सर्किट में। तो देखिए I1 जो है वो प्राइमरी है, प्राइमरी की करंट I1 चल रही है। तो मैंने लिखा यही वाला पॉइंट कि सेकेंडरी से लिंक होने वाला फ्लक्स, ध्यान देना, फाई सेकेंडरी मतलब 2। आप लिख सकते हो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई 2 को बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी। जनरल में मैं सेकेंडरी सर्किट, और फिलहाल इस सर्किट का नाम क्या? सॉलिनॉइड। तो फार्मूला लगाइए बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा और साथ में एन। आ जाइए अपने रिजल्ट्स पर। एन किसका? सेकेंडरी का। N2 टोटल टर्न कितने हैं? N2। A किसका? सेकेंडरी का A2 और B किसका? प्राइमरी का B1। ये देखिए B है प्राइमरी का और प्राइमरी को सर्किट नंबर 1 कहते हैं, A सेकेंडरी का सर्किट 2 कहते हैं, इसलिए 2 लगा दिया NB। और जो प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सॉलिनॉइड की एक्सिस पर होगी। ये देखिए B1। तो B1 और एरिया वेक्टर जो है वो कैसे होंगे? 0 डिग्री पर होंगे। जो सेकेंडरी है आपका, ये सेकेंडरी है, उसका एरिया वेक्टर ये हो सकता है या ये हो सकता है। दो ही बातें हो सकती है, या तो B1 के साथ है या B1 के अपोजिट है। तो इस सिचुएशन में हम कंसीडर करते हैं क्या? साथ वाला। तो वैल्यू पुट अप करते हैं फाई 2। अब B1 सॉलिनॉइड में पैदा हो रहा है, फार्मूला लिखो तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट छोटा n तो N1 I। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो चीज प्राइमरी से कनेक्टेड है उनके साथ 1 लगाइए, जो सेकेंडरी से कनेक्टेड है उनके साथ क्या लगाइए? 2। तो B की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट छोटा n I, म्यू नॉट स्मॉल वाला n I। तो स्मॉल वाला n किसका? प्राइमरी का, तो N1। और I किसका? प्राइमरी का, तो I1। और ये देखिए A2 cos 0 और ये N2। अब N1 क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये फाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, स्मॉल n की जगह पर आ जाएगा N1 अपॉन L1। यार स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है? टोटल टर्न्स अपॉन में टोटल लेंथ। स्मॉल n को हमने ब्रेक किया तो N1, ये स्मॉल n1 किससे कनेक्टेड है? प्राइमरी से। तो प्राइमरी के टोटल टर्न N1 हो गए और अपॉन में टोटल लेंथ प्राइमरी के L1 हो गई। और ये रहा A2 N2 और ये I1। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। आपने कैलकुलेटेड वे में फाई 2 निकाल दिया और अभी म्यूचुअल इंडक्शन से पता चला है फाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है? MI। तो फाई 2 सेकेंडरी का, M म्यूचुअल इंडक्टेंस और I किसका? प्राइमरी का, तो I1। यहां लिखा मीन होता है।
अब आप दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दीजिए। तो 1 इज इक्वल टू 2, तो mi1 इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट n1 n2 a2 अपॉन में L1 I1 से I1 कट हो गया, m इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट n1 n2 a2 L1। और क्या करोगे अगर मीडियम एयर या वैक्यूम हट गया है किसी मीडियम से, तो म्यू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट की जगह पर आ जाएगा म्यू नॉट म्यू। आगे डेरिवेशन यू ऑल कैन चेक विद नोट्स। यही था कैपिटल M सॉलिनॉइड का, यही निकला है, चेक करो। म्यू नॉट n1 n2 a2 अपॉन L1 है। हो सकता है कि नोट्स में तुमने सेकेंडरी के लिए S लगाया हो, तो वहां पर होगा म्यू नॉट np ns as अपॉन lp। ठीक है, तो सॉलिनॉइड का कैपिटल M आ गया। क्वेश्चन है आपके अनसॉल्व पेपर से, obtain the expression for the mutual inductance of a two long coaxial solenoid S1 and S2। दो सॉलिनॉइड है, उसमें से एक S1 है दूसरी S2 है। S1 माने क्या, प्राइमरी, S2 माने क्या, सेकेंडरी। वाउंड वन ओवर द अदर, जैसे आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में भी प्राइमरी वाली सॉलिनॉइड के ऊपर ही तो दूसरी वाली को लपेटा गया, तो वैसे ही कुछ कहा गया। ईच ऑफ द लेंथ कैपिटल L, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की जो लेंथ है वो क्या है, कैपिटल L है। एंड द रेडियाई R1 एंड R2, और दोनों की जो रेडियाई है उसमें से एक की R1 है दूसरे की क्या R2 है। एंड N1 एंड N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ when the current I is set up in the outer solenoid S1, S1 मतलब प्राइमरी, तो करंट किसमें डाली गई है, प्राइमरी में डाली गई है, तो कैपिटल M निकालना है। तो अब अगर हम इस पूरे रिजल्ट को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करें, तो आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करें, तो यहां पर जिसको तुमने प्राइमरी कहा है वो S1 सॉलिनॉइड हो गया, जिसको तुमने सेकेंडरी कहा है वो कौन सा सॉलिनॉइड हो गया, S2। और L1 जो है वो प्राइमरी की लेंथ है, L2 जो है वो सेकेंडरी की लेंथ है, और ये दोनों L के इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कि प्राइमरी की जो लेंथ है और सेकेंडरी की जो लेंथ है वो कैसी है, सेम टू सेम है। अब प्राइमरी का जो रेडियस है वो R1 है, सेकेंडरी का रेडियस R2 है, यानी कि A1 की वैल्यू हो जाएगी पाई R1 स्क्वायर जरूरत पड़ने पर, और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई R2 स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिंग चल रही है। पूरा डेरिवेशन करना है, फिर से तुम जिन्हें अपना जो तुम्हें प्रोसेस पता है तुमने वही किया, और जब तुम्हें प्रोसेस पता तुमने वही किया, तुम लास्ट में यहां तक पहुंचे। अब जब तुम यहां तक पहुंच गए तो क्वेश्चन में छोटा वाला N1 है, छोटा वाला N2 है। छोटा वाला N1 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और N2 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। किसमें, N1 प्राइमरी में है और N2 किसमें, सेकेंडरी में। तो N1 की वैल्यू हो जाएगी बड़ा N1 साथ में कैपिटल है, L1 बराबर कैपिटल है ना, और N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन में कैपिटल है। यार ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को कैसे निकालेंगे, टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। तो प्राइमरी की लेंथ भी L है और सेकेंडरी की लेंथ भी L है। आप रिजल्ट यहां तक पहुंच चुके हैं। अब जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट कर दो, कैपिटल M म्यू नॉट। हमें अपने क्वेश्चन में बड़ा N1 नहीं दिया है, छोटा वाला M दिया है, तो देखो बड़ा वाला N1 हो जाएगा स्मॉल वाला N1 साथ में L। हमें अपने क्वेश्चन में बड़ा वाला N2 नहीं दिया, क्या दिया, छोटा वाला N2 दिया है, छोटा वाला N2 हो जाएगा N2 साथ में L। A2 हमारे सेकेंडरी का एरिया है, सेकेंडरी का एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और अपॉन में L1 क्या है, सॉलिनॉइड प्राइमरी वाले के लिए क्या, कैपिटल। तो आपको तो ये पता है, यही वर्किंग करिए
और जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या कर दें, रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए रिजल्ट आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू म्यू नॉट छोटा n1 इंटू साथ में पाए R2 स्क्वायर और ठीक है। आपका डेरिवेशन वही था, बट आपने चीजों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। कर लेंगे ना? तो आप अपना मेन डेरिवेशन तैयार करो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करो, रिप्लेस कर दो। और क्वेश्चन इस तरीके के, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म म्यूचुअल इंडक्टेंस। गॉट इट? कर चुके हैं हम लोग ये। चाहे म्यूचुअल इंडक्शन पूछा जाए या म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जाए, आपका एक कॉमन आंसर आपको बता दिया। अब आगे क्वेश्चन सुनिए। कंसीडर द टू कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स। अब की बार सोलिनॉइड नहीं है, क्या है? दो कॉइल्स हैं। वन ऑफ रेडियस R1 एंड अदर ऑफ रेडियस R2, सॉरी R1, हाँ, अदर ऑफ रेडियस R2, R1 लेस देन R2, placed coaxially with centers coinciding with each other. Obtain the expression for the mutual inductance of the arrangement. तो अब इस क्वेश्चन में हमें कॉइल्स दी गई हैं, सर्कुलर कॉइल्स। एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, और R1 छोटा है, R2 बड़ा है। तो पहले मैं जरा सा थोड़ा सा रफ डायग्राम जैसी चीज भी बना लूं। R1 छोटा है, R2 बड़ा है। ये हमने एक कॉइल बनाई, ये दूसरी कॉइल बनाई। R1 छोटा है, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। Consider the two concentric circular coils, one of radius R1 and other of radius R2, R1 less than R2. Okay. दोनों के placed coaxially with centers coinciding with each other. तो छोटे वाले का सेंटर और बड़े वाले का सेंटर क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। मान लेते हैं सेंटर हो है। थोड़ा सा डायग्राम मेरा अच्छा नहीं बना, लेकिन आप एग्जाम में सही बनाएंगे। दोनों के सेंटर कॉन्साइड कर रहे हैं। Obtain the expression for the mutual inductance of the arrangement. और मुझे अब कैपिटल M चाहिए। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है, ये नहीं बताया गया किसको प्राइमरी माने और किसको सेकेंडरी माने। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है। तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। जनरली जब आपके सामने कोएक्सियल, कोइंसिडेंट इस तरीके के केसेस होते हैं, तो आप बड़े वाले को मानते हैं सेकेंडरी और छोटे वाले को क्या मानते हैं, प्राइमरी। जनरल केस है, अदरवाइज कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अब हमारे अपने माइंड में सेट हो गया ये प्राइमरी है और ये, तो प्राइमरी माने 1 और सेकेंडरी माने 2। दूसरी एक हिंट आपको ये मिल रही है ना, देखो इसमें रेडियस में R1 लगा है, तो ये 1 सर्किट का काम करेगा और ये सर्किट उस तरीके से हिंट मिले। अदरवाइज कुछ कहा नहीं गया है, यू हैव नो बाउंडेशन। तो हमने अब फ्लक्स लिखा, फाई किसमें होता है, सेकेंडरी में, BA cos थीटा और साथ में कैपिटल है। N किसका, सेकेंडरी का, A किसका, सेकेंडरी का, B किसका, प्राइमरी का। फाई 2 इज इक्वल टू, अब प्राइमरी का नाम है क्वाइल, तो क्वाइल से आने वाला फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगले ब्रैकेट में करंट बाय रेडियस। तो अब यूजफुल सिचुएशन को फॉलो करिए। इसका नाम प्राइमरी, तो करंट प्राइमरी वाली क्या होगी, I1 और रेडियस क्या है, R1। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है, 2 पाई, उसके बाद क्या होता है, N1। ये मैंने B1 लिख दिया है प्राइमरी वाला, और फिर A2 और थीटा क्या हो गया 0 और साथ में N2। क्योंकि अगर आप ये अज्यूम करते हो कि प्राइमरी में करंट ऐसे है, क्लॉक या एंटी क्लॉक जैसे भी आपको मानना है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी, या तो अंदर की तरफ होगी या फिर एरिया वेक्टर भी दो में से किसी एक को फॉलो करेगा। जनरली भी कंसीडर एरिया वेक्टर और बी कैसे हैं, एक जैसे डायरेक्शन में।
जब चॉइस आती है कि वो अपोजिट भी हो सकते हैं और एक जैसे हो सकते हैं, तो हमेशा एक जैसी सिचुएशन को फॉलो करता है। ये देखिए रिजल्ट आ गया, संभाल लेते हैं इसको, लिख लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n1 n2 a2 i1 अपॉन में r1। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। देखो कहीं कोई टर्म छूटा तो नहीं फाई 2 के रिजल्ट्स में। ऊपर I1 था, I1 लिखा हुआ है, 2 पाई था लिखा हुआ है, n1 n2 था लिखा हुआ है, a2 था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके सही। और फिर आपने अपना जो है वी नो दैट वाला कॉन्सेप्ट लगाया, वी नो दैट, तो फाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम आई, दोनों को इक्वल कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू 2 एम i1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में ये 2 पाई n1 n2 और a2 i1 अपॉन में r1 कट गया i1 से। अब आप क्वेश्चन की उस बात पर भी फोकस करिए कि उसने तुम्हें क्या दिया है। उसने तुमको r1 और r2 दिया है, छोटा वाला r1 छोटा वाला r2, उसने आपको r1 r2 दिया हुआ है। तो आप चाहें तो रिप्लेस करें उसको, जैसे ये देखिए पाई से पाई कट किया, 2 2 जा 4, ध्यान देना कैपिटल M इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 n1 n2 ओके, a2 को क्या लिख सकते हैं पाई r2 स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन में r1। ये हमारा आंसर है। बोलो। लेकिन जब आप डिस्कशन कर रहे होगे और जब लास्ट में आप पहुंचोगे तो जो चीजें क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आपने जो है इस काम को करने के लिए एज्यूम करी है, जैसे कि n1 n2 क्या, तो बताओगे कि n1 जो है जो पहला वाला कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल, और जो n2 है जो सेकंड वाला कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल। ठीक है, तो ध्यान देते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। लेंज ला के ये क्वेश्चंस हैं और हमें पता है कि जो लेंज ला है वो ये कहता है कि इंड्यूस करंट को और इंड्यूस वोल्टेज को जिसने भी बनाया है ये इंड्यूस करंट उसी का क्या करती है, अपोज करती है। जैसे ये आपका ये है आपका, मैं इस क्वेश्चन को पहले देखता हूं। एरो किस तरह पे, इस तरह पे। चलिए फिलहाल मुझे अपनी फोन की स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन है आपका। ये वाला, इसको पहले डिस्कस करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन मेटल रिंग्स 1, ये मेटल की रिंग 1 है, इन मेटल रिंग 2, ये मेटल रिंग्स 2 है, when the current I in the wire is increasing, वायर में करंट ये और ये इंक्रीज कर रही है, देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो वायर है ना, इस वायर से ऊपर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड B1, और इसी वायर से नीचे क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड B1। लेकिन डायरेक्शन में जो ये B1 होगा वो कैसा होगा, बाहर की तरफ डॉट, और ये जो है वो कैसा होगा, अंदर की तरफ। और क्योंकि I बदलेगा तो ये, चूंकि अभी हमने देखा कि जो लोग B बनाते हैं लेकिन इफेक्ट किसी दूसरे पर आता है तो क्या बनता है, म्यूचुअल। जनरली इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सर्किट नंबर 1। तो इस वायर से आने वाला जो B1 है और इस वायर से आने वाला जो ये B1 है, डायरेक्शन क्लियर है। जब वायर स्ट्रेट होता है तो थंब को क्या करते हैं, करंट के साथ
तो थंब को करंट के साथ और फिंगर्स उस तरफ जहां पर फील्ड चाहिए, देखो ये बाहर जा रहा है और ये किधर जा रहा है, अंदर। और क्योंकि I इंक्रीज कर रहा है तो B1 भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेंज लॉ के रूल से इंड्यूस करंट को ये पसंद नहीं आएगा। इंड्यूस करंट से जो आने वाला B है वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इंड्यूस करंट वाला B जो है इस B1 का क्या करेगा, अपोज। तो B1 ये जो है बाहर की तरफ है, इंड्यूस करंट वाला B कैसा होगा, अंदर की तरफ। तो देखो इंड्यूस करंट वाला B होगा अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ तब होगा ना जब इंड्यूस करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ये I स्टार इंड्यूस करंट है और B स्टार क्या है, इंड्यूस। देखो ये ठीक है, बोलो। B1 आपका बाहर की तरफ है और बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट उसको क्या करेगा, घटाएगा। तो अपोजिट होना चाहिए ना। तो ये जो B स्टार है वो इंड्यूस वाला मैग्नेटिक फील्ड है और वो अंदर की तरफ होगा। ये तब हो पाएगा जब हम करंट को कैसे ले जाएं, क्लॉकवाइज। चलो नीचे आते हैं। यहां पर B1 अंदर की तरफ है और बढ़ रहा है, इंड्यूस करंट वाला B कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। और वो तब होगा जब इंड्यूस करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए ठीक है, बोलो। उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन उसके जैसा ही है। जरा इस क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। तो इस वाली रिंग में करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज। इसमें कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। आंसर हो जाएगा कि अपर रिंग 1 में करंट इंड्यूस विल बी क्लॉकवाइज एंड नीचे वाली रिंग में करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लिया जाए पहले। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए क्या है, सुनिए क्या है। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए इंड्यूस करंट इन द मेटल रिंग 1 एंड 2। तो इस क्वेश्चन में मेटल रिंग 1 ये है, मेटल रिंग 2 ये है। When the current I, यहां पर जो करंट है I वो ये रही, ये डिक्रीज कर रही है। अब करंट डिक्रीज कर रही है तो देखिएगा भाई, ये करंट हो गई। ऊपर वाली रिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगी और नीचे वाली रिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी। गॉट इट। और क्योंकि करंट आई डिक्रीज हो रही है तो B1 भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऊपर वाला B1 भी डिक्रीज हो रहा है, मैंने गलत कर दिया है। ऊपर वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगी, जबकि नीचे वाले में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, बाहर की तरफ होगी। और I डिक्रीज हो रहा है तो B1 भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस को ये पसंद नहीं आएगा, ये इसको अपोज करेगी, डिक्रीज नहीं होने देगी। डिक्रीज नहीं होने देगी तो इसी के साथ मिल जाएगी। तो इंड्यूस वाला B भी कैसा होगा, अंदर की तरफ। बोलो। और यहां पर इंड्यूस वाला B कैसा होगा, बाहर की तरफ, तभी तो साथ में जुड़ जाएगा। इंड्यूस वाले B को मैंने B स्टार लिखा है। अब जरा देखिए इंड्यूस करंट कैसे बनाए जिससे कि ये इंड्यूस वाला भी अंदर हो जाए। तो ऊपर वाली रिंग में कैसी करंट होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। ये इंड्यूस करंट I स्टार है। जब इंड्यूस करंट I स्टार है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, अंदर की तरफ। और नीचे वाले में इंड्यूस करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो। ठीक है, क्लियर, ये बात सही है ना। अब अगर तुम इसको रटना चाहते हो समझने के बाद कि नहीं हम तो सीधे जाएं, तो भाई यहां पर इस सिचुएशन में देखिए, अगर करंट जो है वायर की करंट आपकी कैसी है, RHS की तरफ और इंक्रीज कर रही है, तो ऊपर वाले में जो इंड्यूस है वो कैसा है, क्लॉक। नीचे वाले में कैसा है। और अगर यही आपका डिक्रीज करता तो जस्ट क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। और यहाँ पर आपकी कैसी है, LHS की तरफ है, तो ऊपर वाले में कैसा है, क्लॉक डिक्रीज होने के केस में, और नीचे वाले में कैसा है, एंटी क्लॉक। और अगर ये इंक्रीज करता जस्ट क्या हो जाता, उल्टा। तो आप इसको समझने के बाद फाइनली जो है क्या कर सकते हो, याद भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो आपके दिमाग में वो लोड नहीं रखने वाला। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कैसा है, क्या पूछ रहा है। इंड्यूस के ही हैं सारे के सारे लेंथ।
इस क्वेश्चन के बारे में सुनिए क्या मैसेज है अपने पास। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, तो ये बी से ए करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है और वो डिक्रीज कर रही है। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द मेटेलिक लूप केप्ट अबव द वायर एज एक्स इन द सोन फिगर। ये जो आई है वो डिक्रीज कर रही है, तो इस मैग्नेटिक, इस आई से पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा। बोलो भाई, वो भी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। इंड्यूस को ये पसंद नहीं आएगा, तो इंड्यूस करंट का जो बी होगा वो भी कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। डिक्रीज करने का अपोज कैसे करेगा, मिलके साथ में प्रेस कर देगा। तो इंड्यूस करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज। कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ पा रहे ना बात को। और फिर बाद में जब ये सारा डिस्कशन हो जाए और आपके लर्निंग मोड में आना है, इस क्वेश्चन को रटने वाले मोड में आना है, तो वो भी हो जाएगा। पहले समझ करके आप करें, ठीक है। इस पर आते हैं, इस पे भी हमने भी क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन अब देखेंगे तो क्या मिलने वाला है, या तो ये करंट इंक्रीज हो रहा होगा या फिर इंक्रीज हो रहा होगा। जरा चेक करते हैं फोन में ये कैसा सिचुएशन। हाँ सुनिए क्वेश्चन। एक कंडक्टिंग लूप, इस वाले क्वेश्चन में एक कंडक्टिंग लूप इज हेल्ड बिलो अ करंट कैरिंग वायर PQ, ओके, shown in the figure. Predict the direction of induced current in the loop when the current in the wire is constantly increasing. अब ये जो PQ में जो करंट है वो इंक्रीज कर रही है, तो इससे पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आई इंक्रीज कर रहा है, तो पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन पहले देखा अंदर की तरफ होगा, वो इंक्रीज करेगा। इंड्यूस को ये पसंद नहीं आएगा, तो जो इंड्यूस वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ हो जाएगा। ये तब हो पाएगा जब इंड्यूस करंट कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। इन पूरे क्वेश्चंस के डिस्कशन में जो बी स्टार है वो इंड्यूस का बी है, इंड्यूस करंट का कैपिटल बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, और आई स्टार क्या, इंड्यूस करंट है। ठीक है, लीजिए आगे जरा इस क्वेश्चन को देखें, क्या इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में जरा देखें क्या है आपके लिए। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द मेटल रिंग, ये मेटल रिंग है आपकी। When the ring is moved towards a straight conductor with constant speed v, the conductor is carrying the current I in the direction shown in the figure. अभी तक में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है। ये करंट I है और इस करंट से, ये जो I करंट है, इससे पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। और ये जो रिंग है ना, ये पास आ रही है, ये आपका वायर है, करंट आई है, पहले रिंग यहां थी, फिर पास, फिर पास, फिर पास, तो जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है, और डिस्टेंस के डिक्रीज होने से बी क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब की बार बी को इंक्रीज करने के लिए आई को इंक्रीज नहीं किया गया है, डिस्टेंस की वजह से। भाई अगर ये वायर है, वायर ने बी बना दिया, तो डिस्टेंस अगर डिक्रीज करोगे तो बी क्या करता है, इंक्रीज। तो हमने ये पता कर लिया कि B1 जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंड्यूस को ये पसंद नहीं आएगा, तो इंड्यूस वाला बी कैसा होगा, अपोज करेगा इंक्रीज का, तो कैसा होगा, अंदर की तरफ। और इंड्यूस वाला भी अंदर की तरफ तब हो पाएगा जब इस रिंग में जो करंट है वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, बोलो भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, समझ पाए कि नहीं पाए। वो क्वेश्चन क्लियर है, नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा स्पेस बनाए और अभी क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आपसे आई को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है,
तो लीजिए भाई, इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हारा ये वायर बना लिया, ये वायर बना लिया। ऊपर वाले हिस्से में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, यस और नो? ये देखिए, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैं कहूँ जरा इसकी वैल्यू लिखो तो लिखोगे V1 इज इक्वल टू, क्योंकि फील्ड किसी और का इंड्यूस किसी और में तो म्यूचुअल की बात है, तो जो B देने वाला है उसको क्या कहते हैं, सर्किट नंबर 1, तो B1 लिखा। तो फार्मूला लिखोगे भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और वायर स्ट्रेट है तो 2I अपॉन R। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये R डिस्टेंस है ना, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी अगर दूर जाओगे तो R बढ़ेगा तो B क्या होगा, कम होगा। अब हमारी ये जो रिंग है, ये रिंग है, ये V स्पीड से आ रही है, पास आ रही है ना, तो B क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और जब B ज्यादा हो रहा है तो इंड्यूस को ये पसंद नहीं आएगा, तो B1 जो है वो ज्यादा हो रहा है और डायरेक्शन में कैसा है, बाहर की तरफ। इंड्यूस को ये पसंद नहीं आएगा, इंड्यूस वाला जो B होगा वो कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। इंड्यूस वाला भी अंदर की तरफ होगा। ये तब हो पाएगा जब इंड्यूस करंट कैसे हो, क्लॉकवाइज। अब तो क्लियर? तो वैसे तो रटना नहीं चाहिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर मैं तुमको कुछ बातें रटा दूंगा, क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट हो गया तो फंस जाओगे। जैसे कि आपने ये वाला क्वेश्चन किया, अब सारी सिचुएशन बदल जाएगी अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं और कह दूं ये डिक्रीज कर रही है। इस रटने की कोशिश मत करिए, लेंथ लाके सिंपल क्वेश्चन समझिए और ऐसे समझिए कि बढ़ रहा है तो विरोध करेगा डायरेक्शन उल्टा करके। इंड्यूस वाला बी क्या होगा, डायरेक्शन को उल्टा करेगा। और अगर घट रहा है ओरिजिनल वाला बी, जो प्राइमरी सर्किट का जो बी है, अगर वो घट रहा है, इंड्यूस वाला उसमें प्लस हो जाएगा डायरेक्शन सेम करके। उसके बाद आप करंट की डायरेक्शन देख लो कैसे। ठीक है, क्लियर है बात? तो क्या मैं इसमें हटाने की कुछ कोशिश करूं? मुझे लगता है समझ के ही करें वो बेहतर है। एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि वायर स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट वायर है, करंट रखता है और इसके पास में कोई कॉइल होगी। कॉइल किसी भी शक्ल की हो सकती है, स्क्वायर शेप हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है, सर्कुलर शेप हो सकती है। चलो हमने ये कॉइल ले ली, ये रही कॉइल। अब कॉइल में भी करंट है, कॉइल में भी करंट है, ये देखिए कॉइल। तो क्या सिचुएशन सेट हो रही है कि जो स्ट्रेट वायर में करंट है और जो कॉइल में करंट है, जस्ट बगल वाले को देखा करो, जस्ट पास वाले को देखा करो, तो जो वायर में करंट है और जो कॉइल में करंट है वो कैसे है, पैरेलल है। एक सिचुएशन ये आ गई, कॉइल चाहे जैसी हो सकता है कि कॉइल का शेप कुछ ऐसा इस तरीके का हो, जस्ट एडजेसेंट में देखा करो, हो सकता है कि कॉइल आपकी सर्कुलर जैसी हो। और एक सिचुएशन आपकी ऐसी होगी, वायर स्ट्रेट है आपका, करंट आई है और ये साइड में इसके एडजेसेंट में कॉइल है, करंट ये, जस्ट एडजेसेंट में देखा करो, करंट ये। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि ये जो कॉइल है इसमें रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, ये क्वेश्चन होता है। और ये प्रैक्टिकली आपको बताएं कि इस केस में कॉइल में या तो अट्रैक्शन होता है या फिर क्या होता है, रिपल्सन। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो कैसे जज करना है, वायर का करंट और एडजेसेंट नियर बाई जो आपकी सबसे पास में जो कॉइल का हिस्सा है, तो अगर वायर का करंट और कॉइल का करंट पैरेलल है तो कैसा होता है, अट्रैक्शन। कैसा होता है, अट्रैक्शन। यानी इस केस में अट्रैक्शन होगा और इस केस में कैसा होगा, रिपल्सन। तो कैसे इसको तैयार करें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपको याद रखने का तरीका ये है कि आपने पढ़ा हुआ है कि जब दो करंट कैरिंग वायर होते हैं और वो डायरेक्शन में एक जैसी करंट रखते हैं तो उनके बीच में क्या आता है, अट्रैक्शन। लाइक के केस में क्या आता है, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैट से याद रखना था। चार्ज के केस में लाइक लाइक होगा तो क्या होगा, रिपल्सन। और
करंट के केस में लाइक लाइक होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन, ऐसे याद रखो। चार्ज के केस में अनलाइक होगा तो अट्रैक्शन, चार्ज अगर अनलाइक है, एक ये है दूसरा उल्टा है, तो कैसा होगा, अट्रैक्शन। और करंट के केस में अगर अनलाइक होगा तो क्या होगा, रिपल्सन। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वायर और कॉइल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, सिमिलरली यहां पर भी अट्रैक्शन, और यहां पर क्या होगा, रिपल्सन। तो कैसे तैयार करें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर वर्सेस करंट कैरिंग कॉइल, ये क्वेश्चन मिला। तो अगर दोनों की करंट, याद रखना कि हमें नियर बाई की करंट देखनी है कॉइल में, पास वाले जो उसकी साइड है। तो अगर दोनों की करंट, इफ currents in both are in same direction, तो क्या होता है, अट्रैक्शन। एंड इफ इन अपोजिट डायरेक्शन, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होता है, रिपल्स। ठीक है, क्लियर कर लेंगे। यानी वायर और इस कॉइल के बीच में अट्रैक्शन, सिमिलरली, और जस्ट एडजेसेंट वाले को देखना, डन। सीबीएसई में अक्सर करके क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि वो फोर्स भी निकाल के दिखाओ। मैं उस क्वेश्चन को भी लेता हूं। मैंने क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी कैरिंग करंट्स I2 is kept at a distance small a from an infinitely long straight wire carrying the current I1 as shown in the figure. Obtain an expression for the resultant force acting on the loop. क्वेश्चन सुनने में बड़ा लगता है लेकिन वो बड़ा है नहीं। क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, पिक्चर दिखाई दे रही है क्वेश्चन में, I1 करंट है, इसके बगल में एक लूप है जिसकी ये वाली साइड स्मॉल है और ये वाली साइड स्मॉल भी है, और इसमें I2 करंट है, ये I2 करंट है, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, दैट इज स्मॉल है। तो अगर हमसे पूछता कि क्या होगा, हम बताते हैं अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन कह रहा है कि मुझे ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। अब अट्रैक्शन होगा तो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ, और कुछ नहीं होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि क्या होगा, तो मैं कहता कि भाई इसमें अट्रैक्शन होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन एक्सप्रेशन चाहिए। तो देखिए फोर्स किस पर लग रहा है, लूप पर। किस पर लग रहा है, लूप पर। इस लूप का कुछ नाम दे देते हैं, P Q R S। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म बाय स्ट्रेट वायर एट SP। दिखा है तुमको SP के नहीं दिखा, देखो SP दिखा ना, ये SP है करंट वाला वायर। तो ये जो स्ट्रेट वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, डायरेक्शन में कैसी होगी, अंदर की तरफ। कितनी बनाएगा, हमने कहा वो B1 है, तो हो जाएगा μ0/4 2I1, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, गॉट इट। ये मैग्नेटिक फील्ड इस सीधे वायर ने बना दी। इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन फंस गया है, करंट वाला वायर, और करंट वाले वायर पे लगेगा फोर्स।
तो फोर्स ऑन एसपी, एसपी पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा? तो एफ माने फोर्स एसपी में तो होता है आई एल बी साइन थीटा। मत भूलो कि इस फार्मूले में आई किसका होता है? वायर का। तो वायर का आई क्या है? I2। एल क्या होता है? वायर की। यहां से एसपी की लेंथ क्या है? छोटा बी। ये आ गया छोटा बी। कैपिटल बी किसका होता है? किसी और का है। ये आ गया कैपिटल बी यानी B1। और थीटा इज 90, गॉट इट? थीटा इज 90 क्योंकि करंट ये और डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसा? अंदर की तरफ है। यहां से एफ एस पी आ गया I2 स्मॉल b, B1 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 बाई स्मॉल ए। तो एफ एस पी आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 और B अपॉन ए। और वो हमें पता है कि लाइट लाइट के केस में क्या होता है? अट्रैक्शन, यानी ये जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा। ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा, एफ एस पी हो गया। फिर यही वायर यहां पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड देगा। अरे ये वायर यहां पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड देगा। चलो उसको भी निकालते। डायरेक्शन में कैसा होगा? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म बाय स्टेट वायर एट क्यू आर। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म बाय स्ट्रेट वायर एट क्यू आर। तो B1 कैश ले लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1। डिस्टेंस बोलो भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगी। ये 2a हो। और इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन फंसा हुआ है? QR वाला वायर। तो फोर्स निकालें ऑन QR, एफ क्यू आर। फार्मूला में एक बार लिख चुका हूं। आई वायर का I2 है यार, वायर का करंट कैसा है? I2 है। तो I2। इसके बाद में वायर की लेंथ क्या है? B है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन में 2a और साइन 90 क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट आपका ये है, दोनों के बीच में 90। तो ये QR वाला फोर्स आ गया। कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 I1 I2 और B अपॉन 2। और देखो ये करंट और वायर की करंट कैसी है? एंटी पैरेलल। तो कैसा फोर्स आएगा? रिपल्सन। तो ये फोर्स ऐसा होगा, एफ क्यू आर। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? घटा दिया। बड़ा कौन होता है ये भाई? तभी तो मैंने आपको सिखाया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अगर एडजेसेंट वाले में पैरेलल अट्रैक्शन होता है तो जीत किसकी होती है? इसकी। तो नेट फोर्स निकाल दिया जाए तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा एनईटी नेट फोर्स, क्योंकि एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये एफ एस पी माइनस का एफ क्यू आर। एफ एस पी कितना है भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 और B अपॉन ए। और ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 और B अपॉन 2a। दोनों फोर्सेस लिख दिए। सॉल्व कर लीजिए। क्या कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन है, 2 I1 I2 कॉमन है, B कॉमन है, A कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचे? हाफ। तो ये सॉल्व होके हाफ है, वो हाफ इसको खत्म कर देगा, रिजल्ट आ जाएगा I1 I2 B अपॉन A। सीबीएसई स्टूडेंट्स, आपके अनसॉल्व पेपर में ये क्वेश्चन अगर आप पिछले 10 साल का अनसॉल्व पेपर देखो तो केवल 2 बार दिखा है मुझे।
इसलिए जो नहीं आया है फ्रिक्वेंटली उसके आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है ना ये क्वेश्चन? फिर अगर कोई पूछे, वैसे एग्जाम में तुमसे कौन पूछ रहा है, पीक्यू पर आपने फोर्स नहीं निकाला और एसआर में निकाला, निकालते हैं तो नेट फोर्स कितना आता है? 0। निकालते नेट फोर्स कितना आता है? 0। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये एक रिवीजन था उन पॉइंट्स का जिनमें आप गलती करते हो। बड़े बड़े क्वेश्चन जो है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने एक रॉड को रोटेट कराया तो जो इंड्यूस आपका वोल्टेज होता है उसका फार्मूला क्या आता है? हाफ वी एल स्क्वायर ओमेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टिंग रॉड को चलाया तो जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वीबीएल। तो ये जो बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं वो आपको करने हैं, आपकी नोटबुक में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो रिवीजन वाला काम है वो कंप्लीट हुआ। ठीक।